बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 काइनेमैटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात की जाए तो स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। कि स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड से मुराद न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है और उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए सिंगल नंबर एंड एन अप्रोप्रिएट यूनिट चाहिए होता है। सिंगल नंबर यानी कि एक नंबर और उसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट लिखा हो। यूनिट क्या है? जैसे कि आपने बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी तो लेंथ का यूनिट मीटर था, टाइम का यूनिट सेकंड था। तो एक नंबर और उसके साथ यूनिट हमें चाहिए होता है स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाऊं तो मैस और टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटीज हैं। मैस स्केलर क्वांटिटी कैसे है? मैस, आप शॉप पर जाते हैं और शॉप पर जाकर शॉपकीपर को कहते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर दे दें। तो 1 उसका सिंगल नंबर है और यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो वो 1 किलोग्राम जो है उस मैस को, शुगर के मैस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया। इसी तरह अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर जो है वो क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड में हम लेते हैं। जैसे हम कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 37 उसमें नंबर है और डिग्री सेंटीग्रेड उसका यूनिट है। तो मैस और टेम्परेचर को डिफाइन करते वक्त आपने देखा कि हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये दो क्या हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज की बात की जाए तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि एक लाइन लगा देते हैं, उस लाइन की जो लेंथ है उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है और उस लाइन के एक तरफ एरो लगाते हैं। वो एरो उस लाइन की डायरेक्शन को यानी कि उस क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। अब एग्जांपल जो है वेक्टर क्वांटिटी की, उसमें डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी, इसके अलावा एक्सेलरेशन और भी काफी सारी क्वांटिटीज हैं। तो ये कैसे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है विद डायरेक्शन, यानी कि जिस पॉइंट की तरफ आप मूव कर रहे हैं उस तरफ एरो लगाएंगे तो वो डायरेक्शन भी साथ बताएगा। और नॉर्मली फिजिक्स में हम क्या करते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन यूज कर लेते हैं। इसके बाद वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के साथ साथ चेंज आता है उसको वेलोसिटी कहते हैं और वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो स्केलर के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 5 एग्जांपल्स ईच फॉर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। 5 एग्जांपल्स बतानी है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। तो अगर स्केलर क्वांटिटीज की बात की जाए तो इसमें मैस, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड और वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटीज हैं, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड वेट जो हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो इस वजह से ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट हेड टू टेल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हेड टू टेल रूल को डिफाइन करना है। तो हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या है? हेड टू टेल रूल हम यूज करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है हेड टू टेल रूल की मदद से? कि सबसे पहले हम एक वेक्टर लेते हैं, उसके बाद दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह आगे जितने भी वेक्टर्स हों हर वेक्टर की टेल को उससे पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर देते हैं और एट द एंड फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके एरो लास्ट वेक्टर की डायरेक्शन में बना देते हैं। वो जो वेक्टर बनाया जाता है एंड वाला वो रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है और वो तमाम इन दो वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट होता है, यानी कि दो या जितने भी वेक्टर्स हैं उनका सम होता है। जैसे कि डायग्राम में ये u और v वेक्टर्स मौजूद हैं,
इनको ऐड किया तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो आया वो u प्लस b है। ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.4 है, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जाए तो टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग और डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग बनाया जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक स्पेसिफिक टाइम में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, जैसे यहां पे एक जो है टाइम एक्स एक्सिस के अक्रॉस और डिस्टेंस वाई एक्सिस के अक्रॉस लेकर ए, बी और सी तीन ग्राफ बनाए गए हैं, तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस टाइम ग्राफ जहां पे शो किए गए हैं। इनमें से आप कोई सा भी एक लाइन पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों करें। इसी तरह स्पीड टाइम ग्राफ की बात की जाए तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए टाइम हम एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और स्पीड वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं और ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो स्पीड टाइम ग्राफ को इंडिकेट कर रही होती है। यहां पे ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। ये जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइंस हो, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन लगाई जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है और यहां पे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड कवर हुई है ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, falling objects near the earth have same constant acceleration. Does this imply that a heavier object will fall faster than a lighter object? कि अर्थ के नजदीक जब ऑब्जेक्ट नीचे गिराए जाते हैं तो वो सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि हैवियर ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा जल्दी नीचे गिरेगा लाइटर ऑब्जेक्ट की निस्बत? तो इसका आंसर है नो। जब सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के नजदीक ऑब्जेक्ट नीचे आते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका मतलब यह है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अर्थ के नजदीक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ अट्रैक्ट कर रही होती है डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे ऑब्जेक्ट हैवियर है और चाहे लाइटर है, वो सब ऑब्जेक्ट्स अर्थ की सरफेस के नजदीक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आएंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेट देयर मास। उनका मास क्या है, उनका वेट क्या है, उस पे डिपेंड नहीं करता। चाहे लाइटर हो चाहे हैवियर ऑब्जेक्ट हो, सेम स्पीड के साथ वो जमीन पर गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेक्टर क्वांटिटीज आर समटाइम्स रिटन इन स्केलर नोटेशन नॉट बोल्ड फेस, हाउ इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड। कि वेक्टर क्वांटिटीज जो हैं उनको कभी कभार हम लिखते हैं स्केलर नोटेशन में, यानी कि बोल्ड फेस नहीं बनाते। वैसे तो वेक्टर क्वांटिटीज को बोल्ड करके लिखा जाता है ना, तो अगर बोल्ड हम नहीं लिख रहे तो उनकी डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट किया जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एफ लिखा हुआ है, एफ से फोर्स को रिप्रेजेंट किया है और एफ से हम लेट्स सपोज किसी और स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैपिटल एफ से हम सपोज फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी है, चाहे फोर्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या डिफरेंस बताना पड़ेगा, कैसे हमें पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम बोल्ड फेस यूज नहीं कर रहे तो हम उसकी डायरेक्शन इंडिकेट करते हैं यूनिट वेक्टर्स की मदद से। यानी कि जैसे एफ फोर्स है और उसको हमने लिखना है कि वो फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई हो रही है, तो हम लिख देंगे एफ इक्वल टू 5 आई कैप। आई कैप जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। उसका मतलब ये है कि 5 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग लगाई जा रही है। तो आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन को और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो भी क्वांटिटी, जिसको भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो विदाउट बोल्ड फेस, तो उस केस में हम उसके साथ आई कैप, जे कैप, के कैप यूज करके उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आई कैप, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 10 मीटर पर सेकेंड है और साथ हमने आई कैप लिख दिया। इसका मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। आई कैप से मुराद इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, A body is moving with uniform speed. Will its velocity be uniform? Give reason. कि एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, क्या उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी? इसकी रीजन बतानी है। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ एक केस में हो सकती है, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो कांस्टेंट रहे। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म सिर्फ एक केस में हो सकती है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन के साथ मूव करे। अगर एक बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसे कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रही है। इस केस में ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से तो मूव कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी टू हैव एक्सेलरेशन व्हेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और कांस्टेंट स्पीड? क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा, और अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा? तो सबसे पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है। अब वेलोसिटी ही कांस्टेंट कर दी है तो वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रही, तो इस वजह से एक्सेलरेशन 0 रहेगा। अब वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब कोई एक चीज चेंज मस्ट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होनी चाहिए यानी कि उसके मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, या डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। तो दोनों के अगर दोनों में से कोई एक भी चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन है वो उसमें मौजूद होगा। अगर दोनों ही चेंज नहीं हो रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम दे दिया, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 होगा। और अगर कांस्टेंट स्पीड की बात की जाए तो कांस्टेंट स्पीड के केस में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो सकता है, क्योंकि जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो रही है ना। जैसे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी उसमें मौजूद होगी, वेलोसिटी चेंज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन मौजूद होगा। और जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया जाता है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के पास्ट पेपर्स देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं, प्रैक्टिकल की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल विजिट करें, वहां पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू।